नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अतुल क्लासेस में। आई एम अतुल श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड कैरियर कोच। आज से दोस्तों मैंने शुरू कर दिया है आपका नया कोर्स जो आपकी डिमांड के साथ था, सुपर टेट का कोर्स। तो अगर आप भी सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, रीट की परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं तो हमारे वीडियो को देखना ना भूलिए, क्योंकि ये वीडियो कोई आधा अधूरा वीडियो नहीं है। ये वीडियो कोई आधे से मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये तो आज से कोर्स का आगाज़ है, कंप्लीट कोर्स का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कंप्लीट कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन सभी तमाम बच्चों तक शेयर करना ना भूलिए जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने अंदर एक चिंगारी लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें बस सहारे की ज़रूरत है। तो फ्री में कंप्लीट ज्ञान मिलेगा मेरे चैनल पर। चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए और फटाफट मेरे साथ आज से सीखना शुरू करिए, नोट्स बनाकर सुपर टेट एंड सी टेट और यूपी टेट और अदर टेट। तो जिसमें हिंदी से मैं शुरुआत करूंगा। आज हम लोग हिंदी की बात करेंगे। इंग्लिश का देखिए बेसिक बहुत हो चुका है। अगर आप इंग्लिश का वीडियो सर्च कर रहे थे कि कोई इंग्लिश ग्रामर का वीडियो मिल जाए तो मेरे वीडियो को देख लीजिए। उससे बाहर इंग्लिश में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा पेपर में दोस्तों, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, गारंटी है। बस आप इंग्लिश का प्लेलिस्ट में ग्रामर मास्टर कोर्स देख लीजिए, उतने ही कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आज से हिंदी का आगाज़ हो रहा है। बहुत जल्द हम जूनियर सी टेट और यूपी टेट के लिए हिस्ट्री का भी वीडियो लेकर हाजिर होंगे। इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे यहीं पर। तब तक आपको चैनल को बस सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब करवाना है। तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले व्याकरण से। समझते हैं दोस्तों व्याकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले तो व्याकरण को समझने के लिए तो व्याकरण की परिभाषा को आज हम लोग पहले सीखते हैं, समझते हैं कि व्याकरण क्या है। देखिए, इतना ठीक है। देखिए, किसी भाषा को ठीक ठीक बोलने, लिखने का ज्ञान कराने वाले विशिष्ट ज्ञान को ही क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। बस इम्पॉर्टेंट बात लिखनी है, सारी बातें नहीं लिखनी है। जिस लाइन को मैं बता दूं अपने नोट्स में केवल आपको उतनी बात लिखनी है। किसी भाषा को ठीक ठीक बोलने, लिखने का ज्ञान कराने वाले विशिष्ट ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है व्याकरण में। ये हो गया, बस मेन बातें लिखनी। जैसे व्याकरण के कितने भाग हैं, अंग हैं या टाइप्स हैं, तो आप बोलेंगे व्याकरण के 4 भाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, रूप विचार, वाक्य विचार। फिर से सुनिए, वर्ण विचार, शब्द विचार, रूप विचार, वाक्य विचार। तो व्याकरण के अंदर आप वर्णों के बारे में जानते हैं, शब्दों के बारे में जानते हैं, रूप के बारे में जानते हैं, अलग अलग वाक्यों के अपने स्वतंत्र रूप होते हैं, और वाक्य के बारे में जानते हैं कि कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। इस तरीके से आप व्याकरण के अंदर ये 4 अंग जानते हैं। हो गया दोस्तों। इसके बाद यहाँ से आपकी शुरू होते हैं नया टॉपिक या नया चैप्टर, जिसका नाम है ध्वनियाँ। ध्वनियाँ और उनके उच्चारण, साउंड्स एंड देयर प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले ध्वनियों में समझिए, ध्वनि किसे कहते हैं। पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ध्वनि किसे कहते हैं। परिभाषा जितनी मैं बताऊं केवल उतनी लिखनी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, हेडिंग डालिए ध्वनि और लिखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। फिर भाषा का निर्माण शब्दों से होता है और शब्दों का निर्माण ध्वनियों से होता है। भाषा का निर्माण शब्दों से होता है और शब्दों का निर्माण किससे होता है दोस्तों? ध्वनियों से होता है। तो ध्वनि के बिना कोई शब्द की कोई वैल्यू नहीं होती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एक, जैसे का, आ, फिर माँ, फिर आ, फिर ला, फिर आ, इसको सबको मिला दिया तो कमला। इस तरीके की ध्वनि बन रही है। आइए, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग वर्ण सीखेंगे। वर्ण के बारे में देखिए कितना लिखना है, मैं बता दे रहा हूँ।
वर्ण में भी आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, केवल हेडिंग डाल के वर्ण क्या लिखेंगे, प्रत्येक भाषा में विभिन्न ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित कर लिए गए हैं। प्रत्येक ध्वनियों के लिए एक पृथक चिन्ह है। इस ध्वनि चिन्ह को ही वर्ण कहा जाता है। एक हर ध्वनि के लिए एक चिन्ह है, उस चिन्ह को ही वर्ण कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला उसे भाषा की वर्णमाला या ध्वनि कहते हैं, मतलब या वर्ण कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की वर्णमाला इस प्रकार है, पूरी वर्णमाला यहाँ लिखी है दोस्तों, ध्यान से आप समझ लीजिए। अब कभी कभी प्रश्न पूछता है कि लिपि किसे कहते हैं, तो वर्णों के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो ये भी आपको नोट करना है, वर्णों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। हिंदी और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ये तो हो गया आपका वर्ण के बारे में। अब वर्णों के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं आपसे कोई पूछ ले तो आप बताएंगे कि वर्ण जो है भैया, वर्ण दो प्रकार, हिंदी भाषा में वर्णों को दो वर्गों में बांटा गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। वर्ण दो भाग होते हैं वर्ण के, एक स्वर और एक व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं, देखिए जो वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जो वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। आ से लेकर अव तक आपका स्वर है, आ से लेकर अव तक आपका स्वर है। उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से स्वर के कितने भेद हैं, दो, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। उच्चारण की दृष्टि से देखें तो स्वर दो प्रकार के हैं भैया, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे, कोई भागने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से रूल हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये कोर्स अब ये चलता रहेगा आपका सुपर टेट तक। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथ शेयर करना ना भूलिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, तभी मुझे समझ में आ पाएगा कि आपको इस तरीके के वीडियो की सच में ज़रूरत है। तभी हम आपके लिए कंप्लीट साइकोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के वीडियो बना पाएंगे। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। देखिए इसके बाद ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, बस मेन बातें पता होनी चाहिए, कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि इन्होंने कह दिया, जैसे क्या, जैसे देखिए आ, छोटा आ, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि, इनको बोलने में कम समय लगता है, छोटा आ, छोटी, ऋषि और ऊ, छोटा ऊ, ठीक है। तो इसे ह्रस्व स्वर। लेकिन दीर्घ स्वर नाम ही से पता चल रहा है, जिनके उच्चारण में क्या है, बहुत ज़्यादा समय लगे ह्रस्व स्वर की कंपैरिजन में। जैसे देखिए दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा कितना दुगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, इनमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए ये दीर्घ स्वर हैं। आई थिंक दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर के दो भाग हैं, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। व्यंजन बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, का से शुरू होता है व्यंजन और व्यंजन चलता चला जाता है आपका, बेसिकली व्यंजन माँ तक मान लिया जाता है, माँ तक नहीं और भी ज़्यादा आप ले लीजिए। व्यंजन पूरे वैसे ज्ञात तक होते हैं लेकिन हाँ तक विशेष रूप से माने जाते हैं। अब कौन सा व्यंजन क्या कहलाता है, तो देखिए जो का वाली लाइन होती है उसे कवर्ग कहते हैं, चा वाली लाइन होती है चवर्ग कहते हैं, टा वाली लाइन होती है टवर्ग कहते हैं। बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, पेपर में कभी कभी टवर्ग पूछ सकता है, तवर्ग कहते हैं ता वाली लाइन को, पवर्ग कहते हैं पा वाली लाइन को। फिर अंतस्थ व्यंजन पूछता है किसे कहते हैं, तो या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा कौन से व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। सा, श, ह, ये हमारे कौन से व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। याद रखिएगा जितनी भी शा और हा हैं ये ऊष्म व्यंजन है। इसके बाद स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आपका अंगा है, आप ये कह सकते हो आपका स्पर्श व्यंजन क्या है, अंगा है। इसे अनुस्वार भी कहते हैं, पूछ लेता पेपर में कि अनुस्वार किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे अंगा। फिर बोलेगा आहा क्या है, फिर बोलोगे आहा विसर्ग है। ओके, वेरी गुड।
ये तो चलिए उच्चारण की दृष्टि से भी देख लीजिए, पेपर में पूछा जाता है। कभी कभी उच्चारण की दृष्टि से आपसे वर्ग के बारे में पूछा जाएगा। तो जैसे आपसे पूछा जाएगा कि छोटा आ और बड़ा आ और का से लेकर अंगा तक और विसर्ग कहाँ से निकाला जाता है, तो आप बोलोगे ये कंठ है, कंठ से, गले से आवाज़ आती है इनमें, इसलिए इन वर्णों को कंठ कहा जाता है। जब आ बोलो, आ बोलो तो बड़ा, तो अंदर से आवाज़ आ रही, गले से आ रही है, इसीलिए इसको कंठ बोला जाता है। आहा गले से आ रहा, का खा गले से निकल रहा है तो कंठ है। ई और ई ये तालव्य है। ई और ई अंदर ताल से निकलता, तालव्य से निकलता है। छोटी ई, बड़ी ई, ताल मतलब जीभ के ऊपर जो जगह है उसको तालव्य कहते हैं। उससे जब टच करता है तो कोई भी वर्ड बोलो तो उससे देखो, ई बोलो, ई अपने आप ऊपर टच करेगा जीभ, तो ये क्या है, तालव्य है। और चा चा ये सब भी, चा छा जा झा ये सब तालव्य है। अच्छा, इसके बाद ऋषि और टा से लेकर पूरा, ऋषि और टा से लेकर पूरा ये मूर्धन्य है। मूर्धन्य में क्या होता है, जीभ मुड़ जाती है, जीभ अंदर की ओर मुड़, जैसे टा बोलो, टा टा तो देखो जीभ मुड़ जाती है, टा बोला जीभ मुड़ गई तो मूर्धन्य है। ओके, इसके बाद देखो ता था दा धा ना, इनमें दांत में टच करेगा तो इसीलिए इसको दंत कहा जाता है। जब दांत में टच करे तो क्या, दंत कहा जाएगा। फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर पा फा बा भा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा फा बा भा मा, ये क्या ओष्ठ है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा फा बा भा मा, ओठ से बोलते हैं इसलिए ओठ व्यंजन कहलाते हैं, स्वर भी कहलाते हैं। ऊ स्वर हैं, ओठ स्वर, और बाकी पा फा बा भा मा ये ओठ व्यंजन हैं। ए और ए कंठ तालव्य हैं। ओ और औ जो है आपका कंठोष्ठ है, वा दंतोष्ठ है, और उसके बाद अनुस्वार आपके नासिक के हैं। इस तरीके से आपका ये हो गया कंप्लीट व्यंजन। तो अब व्यंजन के प्रकार देख लीजिए। एक है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करते हुए बाहर आती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला के 28 स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं, ये निम्न प्रकार हैं। तो देखिए, कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है, और ये जो क्या है पफमा, ये भी अड़ा ढा और अंगा, ये भी हमारे क्या हैं, ये भी हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा का मुख के किसी भाग से स्पर्श नहीं होता है। उच्चारण करते समय हवा मुख से आंतरिक अंगों को स्पर्श करती है तो उसकी गति भीतर की हो जाती है। हिंदी में अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, 11 लावा। उसमें व्यंजन आपको पहले बता दिया, उसमें व्यंजन क्या क्या हैं, स श ह और आहा, ये उसमें व्यंजन है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, आहा ऊष्मा अंदर से निकलती है, इसलिए इनको उसमें व्यंजन कहा जाता है। आगे देखिए, श्वास वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो ये भी पूछा जाता है, व्यंजन को श्वास वायु के आधार पर कई भागों में बांटा गया। वैसे बेसिकली 2 भागों में, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगता है, नाम से देखिए, अल्प प्राण मतलब कम समय। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगता है, अल्प समय लगता है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे अब अल्प प्राण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण है। समझ लीजिए, अल्प प्राण जिसमें बोलने में कम समय लगे। जैसे प्रत्येक वर्ग का, जैसे कवर्ग है तो का, गा और डा, पहला, तीसरा और 5वां, ये जो 3 वर्ण हैं ये हमारे अल्प प्राण हैं। बाकी जो 2 बचे हुए हैं वो आपके क्या हैं, महाप्राण हैं, क्योंकि उन्हें बोलने में ज़्यादा समय लगता है। वेरी गुड। देख लीजिए, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए। ये जो वर्ड हैं ये सभी हमारे क्या हैं बताइए, ये सभी हमारे महाप्राण हैं, इनमें ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक, इसके बाद देखिए, उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन के कारण हिंदी ध्वनियों को 2 भागों में बांटा गया है, अघोष और सघोष। तो उच्चारण के समय ध्वनियाँ 2 प्रकार से हो जाती हैं, एक अघोष और दूसरा सघोष।
अघोष मतलब आगे वाला। देखो आ से अघोष, अघोष मीन्स क्या, आगे के वर्ड, आगे के वर्ण। और सघोष मीन्स पीछे के वर्ण। देखो आया है ना, तो आ का मतलब ऐसे समझ लेना आगे के वर्ण। तो जैसे समझिए अघोष में क्या क्या आएगा, जैसे कवर्ग है, तो कवर्ग में तो आगे के दो ले लो, का और खा, ये कवर्ग हो गया। चवर्ग में चाछा ले लो, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर टवर्ग में टाठा ले लीजिए, तवर्ग में ताथा, और पवर्ग में पाफा, और उसमें में सा। ये हमारे क्या हैं, अघोष ध्वनियाँ हैं, अघोष ध्वनियाँ। सघोष ध्वनियाँ देख लीजिए, सघोष ध्वनियाँ क्या होती हैं, सघोष ध्वनियाँ बाद की तीन होती हैं। जैसे कवर्ग में आपको पता है गा घा अंगा, चवर्ग में जा झा इया, टवर्ग में डा ढा डा रड़ा, और तवर्ग में दा धा ना, पवर्ग में बा भा मा। थोड़ा टाइम लगता है इसमें ना, जिन वर्गों के उच्चारण में कंपन हो, है ना। ऊपर आपने क्या पढ़ा, अघोष में क्या पढ़ा, कंपन ना हो। देखो अघोष में क्या पढ़ा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। लेकिन सघोष क्या, जिनमें कंपन होता है वो सघोष कहलाती है, ठीक। उसमें व्यंजन इसमें हा केवल आता है, सघोष में बाकी अंतस्थ आ जाते हैं इसमें। तो ये हमारा वीडियो, आज एक लेक्चर हमारा हिंदी का कंप्लीट हो गया। दोस्तों बेसिक मेन बातें, इससे प्रश्न बनता है, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगले टर्न पर हम लोग फिर हिंदी का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, हैव ए नाइस डे। सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।